नमस्ते एवरीवन। आप सबका स्वागत है और तहे दिल से स्वागत और आभार डॉक्टर महेश परीख का, जिन्होंने पिछले एपिसोड में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी, जो कि हम और हमारे आसपास के लोग जिस अवस्था से निकलते हैं, जैसे हमें पता चला स्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस क्या है, डी स्ट्रेस क्या है। इन तीनों को हम पहले तो समझे और फिर देखा कि उनका असर हमारे शरीर और हमारे मन पर कैसे होता है, और उनके शरीर और मन के असर के साथ साथ हमारे जीवन में उनके क्या क्या जो इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारे करियर्स पे और हमारे ओवरऑल वेलबींग पर उनका क्या असर होता है। वार्म वेलकम डॉक्टर महेश परीख। पिछले एपिसोड के अंत में आपने बताया कि कुछ ऐसी इलनेसेस होती हैं, मेंटल इलनेसेस, जो जीन्स के द्वारा आ जाती हैं, जो जेनेटिक इन नेचर होती हैं। तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड या फिर जीन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे? तो आप इसको जरा थोड़ा विस्तार से समझाएं ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें मेंटल इलनेस को। तो साइकियाट्री में 3 किस्म के प्रॉब्लम आते हैं। पहला है डिस्टर्बेंस, दूसरा डिसऑर्डर, तीसरा डिजीज। तो ये जेनेटिक वाला है, वो डिजीज कैटेगरी में है। ठीक है, तो आप ये तीनों लेवल्स एक बार समझाएंगे कि हमें कैसे पता चले कि कौन डिस्टर्बेंस पर है, कौन डिसऑर्डर की सिचुएशन में है, और कैसे डिजीज का पता चलेगा। डिस्टर्बेंस मानी क्या कि हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, एंजाइटी, सैडनेस, एंगर, इरिटेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये इतने आम है जी कि हम उसको नॉर्मल समझ बैठे हैं। जी, यही मैं कहने लगी थी। आजकल ये बहुत ही आम बात हो गई है कि एंग्शियस होना है, या एंग्शियस हो गए तो कोई बात नहीं, एंग्जाइटी ही तो है, या फिर रोने का मन कर रहा है, तो यूजुअली हम इसको नोटिस भी नहीं करते। हम सोचते हैं ठीक है, चलो 1-2 दिन रो लिए तो क्या फर्क पड़ा। करेक्ट। और इनके वजह से हमारे कार्य क्षमता में कोई फर्क नहीं आता है। उसके बावजूद हम अपना काम जारी रख सकते हैं, इसलिए इनको हम नजरअंदाज करते हैं। हालांकि ये फर्स्ट सिग्नल है, ये येलो लाइट है कि कुछ गलत हो रहा है, संभल जाओ। तो इसे हम डिसऑर्डर कहेंगे? नहीं, वो संभले नहीं तो डिसऑर्डर होगा। ओके ओके। यहां पे नहीं संभल गए तो डिसऑर्डर होने वाला। अब डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि एक डिस्टर्बेंस आया, रहा, निकल गया, वापस दूसरा आया, निकल गया, आता जाता रहता है। डिसऑर्डर में क्या होगा, अभी एक डिस्टर्बेंस गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा नहीं गया, तीसरा आ गया, तीसरा नहीं गया, चौथा आ गया, मानी व्यक्ति कंटिन्यूअसली अपसेट रहता है। और इसमें 3 प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं। अच्छा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। ओके। न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की जी। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि उसमें व्यक्ति अपने स्वभाव पे नियंत्रण नहीं रखता है, काबू नहीं रखता है, इसलिए उस स्वभाव का अतिरेक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे सर? जैसे समझो कि कोई व्यक्ति है, उसका ऑब्सेसिव नेचर है। समझो ऑब्सेसिव नेचर मानी कैसा कि जिसको सब चीजें साफ सुथरी चाहिए, सब चीजें अपनी अपनी जगह पे चाहिए, एवरीथिंग इन प्लेस, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। वो बहुत पंक्चुअल है, वो बहुत परफेक्शनिस्टिक है। तो ये तो अच्छे गुण है जी, लेकिन यही जब अतिरेक हो जाता है तो पर्सनल डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब जब वो व्यक्ति हर जगह पर परफेक्शन चाहे और हर व्यक्ति से परफेक्शन एक्सपेक्ट। एग्जैक्ट। मानी जब वो हमेशा परफेक्ट होना चाहता है तो उसको वही काम करने में ज्यादा समय लग जाता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस घट जाती है। जी जी जी। अब वो परफेक्ट है तो वो यही परफेक्शन दूसरों से चाहता है। जी। अब वो साफ सुथरा है तो वो लगता है कि दूसरों को भी ऐसा ही रहना चाहिए। अब दूसरे इस किस्म के है नहीं तो दोनों में झगड़े हो जाएंगे।
कॉन्फ्लिक्ट आएगा, फिर वही। यस यस यस। तो ये पर्सनल डिसऑर्डर के दो लक्षण हैं, वन इनइफेक्टिवनेस इन फंक्शनिंग और दूसरा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक। और वो आता क्यों है? क्योंकि अपने स्वभाव पे आपने नियंत्रण नहीं रखा है। तो अपने स्वभाव पे भी नियंत्रण नहीं रखा है और दूसरों से भी अपेक्षा वैसी ही है। एग्जैक्ट। ठीक है, तो नियंत्रण सर यहाँ पर जैसे यदि कोई बहुत साफ सुथरा या ऑर्गेनाइज तरीके से रहना चाहता है तो उसमें नियंत्रण का कैसे हम इसको एग्जाम्पल मानेंगे कि वो स्वयं अपने आप परफेक्शनिस्ट है या अपने आप साफ सुथरा भी है, ऑर्गेनाइज भी है, पंक्चुअल भी है, तो उसका नियंत्रण कहाँ हमें लगेगा कि वो ज्यादा वो नियंत्रण नहीं रख पा रहा है? कैसे पता चलेगा कि वो हर जगह समय पर पहुंचता है या फिर हर उसका कैसे पता चलेगा हमें? जब उसके अपेक्षा के मुताबिक वो नहीं कर पाता है, जैसे उसको कहीं जाना है और ट्रैफिक जाम में फंस गया तो बहुत बेचैन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब ये हालात उसके काबू के बाहर है, तब भी परेशान होगा। तभी परेशान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और फिर गाली गलौज शुरू हो जाएगा। हाँ। ड्राइवर को कहा यहाँ कहाँ लेके आए, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? ठीक है, समझ गए जी। तो ये तो हुआ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यस। अब जो डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर है उसमें उसका नियंत्रण, उसका हल हम साइकोथेरेपी से लाते हैं। ठीक है। साइकोथेरेपी मानी क्या कि व्यक्ति के नजरिए को बदलो ताकि जीवन में स्ट्रेस होते हुए भी हम डिस्ट्रेस ना हो। राइट। हमने देखा कि स्ट्रेस तो अनिवार्य है, वो तो आएगा ही आएगा। उसको आप स्वीकार नहीं करते हो तो अपसेट हो जाते हो और उस अपसेट होने के वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम चाहते हैं कि अगर बाकी लोग हमारे मुताबिक चलेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका एक उदाहरण दो। सभी ऐसा चाहते हैं एक्चुअली कि सब लोग हमारे मुताबिक चले। जी। चले, हम कंट्रोल फ्रीक है। जी जी। सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से जब चले। जी। जब हम बच्चे थे तब गुड्डा गुड्डी से खेलते थे और वो इतना ओबीडियंट थे कि हमारी मर्जी के मुताबिक चलते थे। अब जब बड़े हो गए तो जो लाइव गुड्डा गुड्डी है हमारे आसपास वो हमारे हिसाब से नहीं चलते। जी। और प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। यही हमारे डिस्ट्रेस का कारण हो गया। ये और हम चाहते हैं कि बाकी सब हमारी डायरेक्शन में चले, जो आपके बस में ही नहीं है। जैसे समझाओ तो आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है जी। आपको उसको जिस तरह स्टीयर करना है कर पाते, लेकिन बगल में से दूसरी गाड़ी जा रही है, उसका स्टीयरिंग आप हाथ में ले पाओगे? नहीं, कभी भी और नहीं। और लेने की कोशिश करोगे तो भी तो परेशानी, तो भी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। यस। तो यही है कि हमारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। हमें क्या करना है नहीं करना है हमारे बस में, लेकिन दूसरों के जीवन का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ही नहीं है और हम उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। नतीजे एक्सीडेंट, झगड़े। राइट, वेरी ट्रू। सो दीज आर द पर्सनल डिसऑर्डर। तो ये डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर का जो सोल्यूशन है वो है साइकोथेरेपी, जिसमें आप नजरिया बदलते हैं, पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं। जी जी। तो क्या ये होगा कि माध्यम से, बातचीत के माध्यम से होता है या उसमें भी कोई? बातचीत के माध्यम से। जी। अब ये जो साइकोथेरेपी है वो डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर पे लागू पड़ेगी, डिजीज पे नहीं। अच्छा, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला कि दवाई लेना ही पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि यहाँ डिजीज में कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर है। वो भीतर का क्या कारण है कि हमारे जेनेटिक मेकअप के वजह से हमारे जो नस का जोड़ है उस गैप के अंदर जो केमिकल है
उसमें फेरबदल होता है जी। कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, और उसके वजह से जो मैसेज पहुंचना है एक नस से दूसरे नस को, वो बराबर नहीं पहुंच पाएगा, और इसके कारण अमुक चिन्ह पैदा होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा केमिकल में फेरफार हुआ है, बदलाव हुआ है, ठीक और फिर दूसरा केमिकल यानी मेडिसिन देके उसको ठीक करते हैं। ठीक है। तो मतलब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब वो सही तरीके से नहीं बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल इम्बैलेंस, तब फिर आप वैसा केमिकल इंड्यूस करके या कोई मेडिसिन देके उसको आप बैलेंस में लेकर आते हैं। तो उसमें मेडिसिन तो बहुत जरूरी हो गई। तो क्या ये सारी मेडिसिन लाइफ लॉन्ग चलती हैं, या फिर मेडिसिन के साथ साथ पर्सपेक्टिव चेंज करके या फिर साइकोथेरेपी करके इन चीजों को मैनेज किया जा सकता है? इट डिपेंड्स, हर एक व्यक्ति का, हर एक मरीज का अलग कोर्स है, उसका ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सबके अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सबको लेने पड़े। जी किसी को वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस होता है, जी तो एक एपिसोड आया, ट्रीट किया, खत्म हो गई बात। जी किसी किसी में वो बार बार आते रहेंगे। जी। तो अगर बार बार आते हैं तो किस फ्रीक्वेंसी से आते हैं? अगर समझो 10 साल में एक बार आया, तो वापस 6 महीने का कोर्स कर लेने का। ठीक। मेरे एक मरीज को 60 साल के बाद आया था दूसरे एपिसोड, ओहो। ओके। तो उसको जरूरत नहीं है लाइफ लॉन्ग लेने की। राइट। लेकिन किसी किसी को हर साल आता है। अच्छा। तो ऐसे केस में ये बार बार न आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अमुक दवाई चालू रखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये सर मैंने देखा है अक्सर कि ये एक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा लोग मानकर चलते हैं कि अरे साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो पहले तो सोशल स्टिग्मा है, दूसरी बात एक मन में बहुत भ्रांति है या मन में एक शंका रहती है कि वो कुछ नींद की दवाइयां दे देते हैं कि उससे हम सोए ही रहते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़े, या फिर एक बार ऐसी दवाई शुरू कर दी तो फिर जीवन पर्यंत लेनी पड़ेगी। तो ये मुझे लगता है सब लोगों को समझना चाहिए। एक तो यदि दवा लेने की जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं कि सारी उम्र रहेगी, एक एपिसोड है तो वो थोड़े समय के लिए लेंगे, जैसे एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं। तो इस तरीके से एक कोर्स कर लें, जितना भी डॉक्टर की गाइडेंस में या फिर उनके सुपरविजन में कोर्स लें, और उसकी हो सकता है रेपिटेशन आपको 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में करनी पड़े या ना भी करनी पड़े। जैसे आपने बताया किसी को 60 साल के बाद वो एपिसोड रेकर हुआ तो उनको 60 साल के बाद लेना पड़ा। तो हर एक इंसान की जो बीमारी है वो डॉक्टर की सुपरविजन में ट्रीट हो तो सही रहेगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यदि हम शुरू में उसको आइडेंटिफाई कर लें, जैसे अभी आप लेवल्स बता रहे थे डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर के लेवल पर, तो फिर बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपना नजरिया जो है उसको बदल के रखें, पॉजिटिव रहें और एक्सेप्टेंस के मोड में रहें, तो बहुत ज्यादा आप इन चीजों से दूर रह सकते हैं। क्या मैं सही सोच रही हूँ डॉक्टर साहब? ट्रू। यस, थैंक यू। सो अब इसके बारे में अगला मेरा सवाल जो आ रहा है, बहुत ही ऑर्गेनिक सवाल है कि हमें पता चला स्ट्रेस, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस के बारे में। ये भी पता चला कि अनिवार्य है, आएगा ही आएगा, इसको हम इससे बच नहीं सकते। बच सकते हैं जैसा कि चॉइसेस हम कैसे बनाएं अपने जीवन में, और उसके बाद आप हमें समझाइए कि इनसे निवारण कैसे किया जाए, कैसे हम अपने आप को बचाएं स्ट्रेस से। तो पहले तो जब साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा होती है तो उसका निवारण करने के पहले उसकी राहत करना जरूरी है, क्योंकि जब तक निवारण हो तब तक वो बीमारी बढ़ जाएगी। अच्छा। तो इमीडिएटली तो हमको उसका दवाई लेके उसको रोकना पड़ेगा। अच्छा जी। लेकिन ये शुरुआत है, ये एंड नहीं। ठीक है। जैसे जब ब्लड प्रेशर आता है तो हम डॉक्टर के पास भागे दौड़े चले जाते हैं। डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहता है कि आपको तो हाई ब्लड प्रेशर है, ये एंटी हाइपरटेंसिव दवाई लो। वो दवाई ली तो ब्लड प्रेशर काबू में आ गया। जी। हम भी खुश, डॉक्टर भी खुश। जी। लेकिन उसमें खुश लायक होना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है,
हाँ, उसने सिर्फ उसको ब्लॉक कर दिया है, राइट। उसका कारण नहीं निकाला है। जैसे अगर बुखार आता है तो हम पैरासिटामोल ले लेते हैं तो बुखार उतर जाता है, लेकिन ये राहत हुई। इलाज कब होगा? जब एंटीबायोटिक देके हम उसको जर्म्स को मार देंगे, जी तो जी बुखार आएगा ही नहीं। तो डॉक्टर ने सिर्फ दवाई देके इसको ब्लॉक कर दिया है। जी। अब ये ब्लॉक जब आप निकाल देंगे, दवाई बंद कर देंगे, तो वापस आ जाएगा। तो तो हम भी शाने हैं। रूट हाँ, तो भी बाकी है वहां पर। हाँ, तो हम भी शाने हैं, दवाई को बंद करते ही नहीं। तो क्या होगा? तो होगा सिंड्रोम शिफ्ट। हाँ। सिंड्रोम शिफ्ट माने क्या? कि जैसे हवा से भरा हुआ पिलो है, उसको हम एक तरफ से दबाएंगे तो दूसरी तरफ से वो खुलेगी, वहां से दबाए तो तीसरी तरफ से बाहर आएगा। तो इसी तरह हमने ब्लड प्रेशर को तो दबा दिया, लेकिन मूल कारण जो डिस्ट्रेस है उसको निकाला नहीं। तो अब दूसरी साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाएगी, जैसे डायबिटीज हो गया। अच्छा। डॉक्टर डॉक्टर कहेगा हमारे पास डायबिटीज की भी दवाई है, उसको दबाए तो अल्सर, अल्सर को दबाए तो आर्थराइटिस, आर्थराइटिस को दबाए तो दमा। इसलिए हम देखते हैं काफी बुजुर्ग लोगों में दवा डायबिटीज की भी है, हाइपरटेंशन की भी है, अस्थमा की भी है, अल्सर की भी है, सभी की दवाई खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी गई नहीं है, दबा बदल बदल के बाहर आ रही, उसको दबा के रखा है, दबा लेकिन के रखा है। जड़ से नहीं निकली है। करेक्ट। तो जड़ से निकालने के लिए हमको उस डिस्ट्रेस को निकालना पड़ेगा। तो डिस्ट्रेस को कैसे निकालें? तो उसके भी तरीके हैं। पहला तो है रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। जी। मन को शांत करो, जैसे जेकब्सन मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है, हिप्नोसिस है, शवासन है, योग निद्रा है। कई लोग विपश्यना का भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं, कई लोग टीएम का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपने मन को और शरीर को शांत कर देते हैं। दूसरा है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मानी, हम कहते हैं ना कि कोई अच्छा मित्र होना चाहिए जिसके जी। साथ हम मन से खोल के बात। हाँ सब मन की बात बाहर निकालते। तो ये वेंटिलेशन हो गया। लेकिन आजकल हमारा मित्र इसका क्या दुरुपयोग करेगा उसका हमें संशय है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि मेरा आप एक जितनी बात करेंगे उसको कैसे जज किया जाएगा, उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इस डर से लोग शेयरिंग नहीं करते नहीं करते। तो मेरा एक मरीज क्या करता था, टेप रिकॉर्ड के सामने सब बोल देता जी। और उसको एक बार सुन के वापस मिटा देता। दूसरा एक मरीज जो जो उसको तकलीफ देता है उसके ऊपर पत्र लिखता था, जी पोस्ट नहीं करता था, एक बार पढ़ के फाड़ के फेंक देता। जी। वो जर्नलिंग जैसे आजकल हम लोग कहते हैं, जर्नलिंग कीजिए। काउंसलर्स जो है वो बात सुनते हैं आपकी, नॉन जजमेंटल। कर रहे हैं। तो ये है वेंटिलेशन के तरीके। रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल आया था, वहां लिखा था कि अगर परेशान हो तो कमरे में जाइए, खिड़कियां दरवाजे बंद कीजिए, जोर से चिल्लाइए, चिल्लाइए। यस। या कोई पिलो लीजिए उससे कुश्ती कर दीजिए, या हाँ, न्यूज पेपर लेकिन वो आजकल पेड़ से बात करना या फिर नेचर से बात कर लेना, अपनी बात मन की कह देना किसी तरीके हाँ, से, तो ये सब वेंटिलेशन के तरीके हैं। जी या न्यूज़पेपर लो, उसको रोल करो और पछाड़ो। जी जी ये सब तरीके हैं वो उबाला को बाहर निकालने का। जी। कहा जाता है कि जापान में जो टॉप बॉसेस है उसके रबर के पुतले कंपाउंड में होते हैं, और किसी को भी गुस्सा आया जाके उसको ठोक देते हैं। और मुझे कहा गया है कि सोनी कंपनी में ये पुतले हर हफ्ते बदलने पड़ते हैं। ओके। क्योंकि इतना सब लोग अपना जो गुस्सा एग्रेशन है निकालते हैं अपने बॉसेस पर। ठीक है, पर ये भी सही तरीका है, उनको जाकर ना बोले या अपने शरीर में ना रखें, तो फिर इस तरीके से अपना एग्रेशन निकाल सकते हैं। जी। हाँ, लेकिन इंडिया में अब तक आया नहीं, क्योंकि जो बॉस है वो सीसीटीवी लग के देखेगा वहां आया कौन। जी, ये बात सही है। जी तो ये वेंटिलेशन, दिल हल्का हो गया। जी। तीसरा है मेडिकेशन। मेडिकेशन। यस। ओके। सबसे ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन आजकल दो दवाइयों का है, एक है अल्प्राजोलम या उसके रिलेटेड कोई एंटी एंजाइटी ड्रग, दूसरा है फ्लोक्सेटिन या कोई अदर एंटी डिप्रेशन ड्रग। ये बताता है कि दुनिया में इस डिस्ट्रेस का प्रमाण कितना है।
जी, बहुत फैल गया है और बहुत। लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है जो लोग भी ले भी रहे हैं ना मेडिकेशंस, वो लोग शेयर नहीं करते हैं, वो लोग बात नहीं करते हैं। वो इस बारे में अभी भी सोशल स्टिग्मा में रहते हैं कि हमें बताना नहीं है। लेकिन आप जैसे स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी प्रिस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा है। और कई कई की अपनी खुद की दवाई होती है, नशा कर लो, गम भुला दो, लेकिन जब नशा उतर जाएगा वापस ज्यों के त्यों। जी जी जी, वो तो फिर वही बात हो गई ना कि आपने बस थोड़ी देर के लिए उसको इरेज किया, हाँ, थोड़ी देर के, इट्स अ टेम्परेरी रिलीफ। करेक्ट। अब ये जो टेम्पररी मेजर्स है वो राहत देंगे, क्योर नहीं करेंगे। जी जैसे समझो कि पानी की टंकी है, पानी से भरी हुई है, आप उसको खाली करना चाहते हो, तो क्या करोगे? नल खोल दोगे। जी नल खोल दिया तो पानी निकल जाएगा, लेकिन अगर उसका इनलेट बंद नहीं किया है तो वापस भरने वाला है। जी जी। तो ये जो अभी मैंने प्रक्रिया बताई, रिलैक्सेशन, वेंटिलेशन, मेडिकेशन, ये सब नल खोलने वाली बात। हम्म। इनलेट क्या है? तो इनलेट है हमारा अवास्तविक नजरिया। हम्म। उसको हमें ठीक करना है साइकोथेरेपी के जरिए, ताकि वो टांकी भरे ही नहीं। सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमें आउटलेट पर तो ध्यान रखना है कि आउटफ्लो कैसे करना है। साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि इनफ्लो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से ये चीजें आ रही हैं हमारी। तो मुझे ये बताइए, लास्ट एपिसोड में आपने ये बताया था कि हमें सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस से स्ट्रेस नहीं आता, हम स्ट्रेस लेते हैं। तो अब ये जो हमारा इनफ्लो है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है ये इनफ्लो, और उसके लिए हम क्या करें? आम तौर से हम समझते हैं कि हम अपसेट है दूसरों के वजह से। जैसे मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरा बेटा बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। जी जी या मेरी वाइफ बराबर कुकिंग नहीं कर रही है, इसलिए मुझे उदासी है। या मेरा बॉस मेरी बात नहीं मानता है, मुझे डांटता रहता है बेवजह, इसलिए मैं दुखी हूं। हम अपने डिस्टरबेंस का कारण दूसरों को मानते हैं, इसलिए उसको दूसरों को बदलना चाहते हैं। जैसे मेरा एक मित्र था, वो मुरारी बापू की कथा सुनने गया। मुरारी बापू की आदत है कि कथा के अंत में अपने जो श्रोता है उससे कहते हैं कि आप में कोई अगर बुराई है तो उसको छोड़ो। जैसे कि सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट छोड़ो, दारू पी रहे हो दारू छोड़ो। अब मेरे इस मित्र ने सोचा कि मुझ में क्या बुराई है जो मैं छोड़ू। तो बहुत सोचा, उसको ऐसी आदतें नहीं थी, तो उसमें हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्सा छोड़ता। तो शाम को घर गए, पत्नी और बच्चों को बुलाया और बोला, देखो मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तो आप लोग सब ठीक से पेश आए। यानी हम हमेशा चाहते कि दूसरे सुधरे, ताकि हम आराम से रह सके ये बिना बात सही डिस्टरबेंस के। है, ये बात सही है कि हम यदि कोई भी आदत नहीं अपनाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि बाहर के लोग हमें सपोर्ट करें। पर सर, ये एक तरह से ये बात सही है कि गुस्सा तो हमें अपने अंदर से निकालना है। पर शुरुआत में शायद सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है कि ओके, सब लोग इस बात के लिए अवेयर हों कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो मुझे सपोर्ट करें। क्या ये भी सही है या गलत है? तो वो लोग भी सपोर्ट आपसे मांगेंगे हाँ, तो फिर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ना। जी। पर ये बात, आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारा जो कारण है कष्ट का या दुख का या डिस्ट्रेस का, उसका जो इनलेट है वो भी हमें अपने भीतर ही ढूंढना है, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। और दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो चेंज करेंगे हमारी जिंदगी को या हमारे इंटरनल जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करेंगे। तो ये जो आपने बात की अनरियलिस्टिक बिलीव्स की, उसके बारे में तो मैं आपसे एक पूरी लंबी चर्चा करना चाहती हूँ। पर आज के जो लेसन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहली बात तो डिस्टरबेंस डिसऑर्डर और डिजीज का जो फर्क है, कैसे हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमें उनके जो उनके कारण हैं उनको समझना है, और फिर उनको
रिलीज करना है, फिर और कैसे हमें अपने स्ट्रेस को वेंटिलेट करना है, कैसे उसको कम करना है। आपने जो मेथड्स बताए, बहुत सारे लोग हो सकता है यूज कर रहे हों, लेकिन उसको और कॉन्शियसली और रेगुलर करेंगे तो फिर हमें जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो हमारी कम होती चली जाएंगी। एक और बात बहुत जिसके लिए मैं इंसिस्ट करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि इसको ये ना सोचें ये इंडिकेशंस हैं और यदि मेडिसिन लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो जाएं और मेडिकेशन लें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये जो भ्रम सब लोगों में फैल गया है कि वो फिर सारी उम्र लेनी पड़ती है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, हो सकता है वो आपको एक एपिसोड के लिए लेना पड़े, कुछ समय के लिए लेना पड़े या रिपीट करना पड़े। उसका अंतराल आपकी अपनी सेहत के हिसाब से डॉक्टर की सुपरविजन में आप ले सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली है जो इनफ्लो है, कि इन सब चीजों का आउटफ्लो पे तो आपने कंट्रोल किया, लेकिन उसका जो रूट कॉज है, जो आपकी जो सोर्स है, उसको भी देखना है, उसको भी समझना है कहाँ से वो आ रहा है। और मुझे ये बात अभी समझ आई है डॉक्टर साहब की बात से कि वो इनफ्लो हमारे अंदर ही है। जब भी आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको अपने अंदर ही परिवर्तन लाना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। सपोर्ट चाहिए हो आसपास से ले सकते हैं, लेकिन परिवर्तन आपको अंदर ही लाना पड़ेगा, अपने भीतर से ही वो सोर्स को ढूंढना होगा और उसको समझना होगा। तो अनरियलिस्टिक बिलीफ पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप इसमें मैसेज डाल सकते हैं, यूट्यूब पर नीचे कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, ताकि हम वैसे ही टॉपिक्स पे आगे डिस्कशन जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड। धन्यवाद।